आज हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है डेडलॉक। डेडलॉक जो है वो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, डेली लाइफ की एग्जांपल है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि समटाइम बस में एक सीट अवेलेबल हो तो दो या दो से ज़्यादा लोग अगर खड़े हैं करीब, तो अचानक उनका बहस मुबासा हो जाता है उस सीट के पीछे। ठीक है कि यार ये सीट मैं करीब खड़ा था, वो कहता था कि नहीं मेरी नज़र पहले पड़ी है सीट पे, मैं करीब खड़ा था। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो उससे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक का मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी एक रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं और नतीजतन वो कोई भी उसमें से हासिल ना कर पाए। और इसका हल भी हमने डेली लाइफ में देखा है कि जैसे वो होती है म्यूजिकल चेयर की गेम है। म्यूजिकल चेयर में आपको पता है कि बाकायदा एक पैटर्न बना दिया जाता है जिसको हम म्यूजिक कहते हैं। वो म्यूजिक बजता रहता है, तब तक कोई भी उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करता। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा यानी कि डेडलाइन आएगी, तो तब जो दो या दो से ज़्यादा लोग जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक का मसला आ जाता है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बड़ा एक्टिवली तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कोई माउस मूव करें, माउस भी नहीं हिल रहा, कीबोर्ड का कोई कीबोर्ड प्रेस करें वो भी काम नहीं कर रहा होता, तो नतीजतन आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम को। तो इसका मतलब क्या ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने भी बनाया उसने इस चीज़ को प्रॉपरली टैकल नहीं किया? ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है कि उसने ये जो डेडलॉक वाला इशू है इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया हो, और तभी आपका सिस्टम उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि आपको नतीजतन या आखिरकार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट ही करना पड़ता है और कोई हल नहीं होता। लेकिन समटाइम ऐसा होता भी है कि समटाइम कोई मसला आया और ऑपरेटिंग सिस्टम जब खुद ही उस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दे या थोड़ी देर डिले के बाद वो एक्टिव हो जाती है, ये चलना शुरू हो जाती है, उस डेडलॉक से की सिचुएशन से जो एप्लीकेशन वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। क्या आप लोगों ने जावा पढ़ी हुई है? नो सर। अच्छा, जावा जब पढ़ेंगे तो जावा के अंदर भी ये आपको बाकायदा कोड के ज़रिए दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस प्रॉब्लम को कैसे आपने टैकल करना है और अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इनेबल करना है कि वो उस डेडलॉक से खुद ही बाहर आ सके। ठीक है जी, तो अभी हमारा वो टारगेट नहीं है कोड, अभी हमने जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है। ये टॉपिक्स हैं जी जिनको आज हम देखेंगे वन बाय वन, जो कि डेडलॉक के रेलिवेंट है। एक और डेली लाइफ एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है आपके सामने, ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल। अज्यूम करें कि ये रोड है, दोनों तरफ दरमियान में ब्रिज है जहाँ पे सिंगल लेन्स गाड़ी गुजरेगी। ठीक है, और एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती है। दोनों तरफ से अगर गाड़ियाँ आ जाएं एट ए टाइम पैरेलल और उस ब्रिज को यूज़ करना शुरू करें या यूज़ करने की कोशिश करें, तो वो दोनों गाड़ियाँ आमने सामने आ जाएंगी। अब दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रही या कर नहीं पाएंगी, क्योंकि ये डेडलॉक क्रिएट हो गया है। डेडलॉक का मतलब ये है कि ये ब्रिज जो है ये एक रिसोर्स है, हम समझ लें ये प्रोसेसर है, और ये जो गाड़ियां हैं ये प्रोसेसेस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं जो कि इस रिसोर्स को यूज़ करना चाह रही हैं। और जब एट ए टाइम उस खाली रिसोर्स को दो प्रोसेस एट ए टाइम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो रिसोर्स किसको मिलेगा, वो किसके पास होना चाहिए? अब ये डेडलॉक की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में अब दोनों प्रोसेस जो हैं वो डटे हुए हैं कि ये रिसोर्स उनका है। जब तक एक रिसोर्स पीछे नहीं हटेगा, एक गाड़ी पीछे नहीं हटेगी, रास्ता नहीं देगी, तब तक दूसरी गाड़ी भी उस रिसोर्स को, उस ब्रिज को यूज़ नहीं कर पाएगी। यानी कि इस सिचुएशन में, डेडलॉक की सिचुएशन में, रिसोर्सेज जितने मर्जी हों, अगर वो डेडलॉक बन गया है तो फिर वो रिसोर्सेज वेस्टेज हैं, वेस्टलेस हैं, कोई भी प्रोसेस उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वन डायरेक्शन जो ट्रैफिक है वो चल रही है। ईच सेक्शन ऑफ ब्रिज कैन बी व्यूड एज ए रिसोर्स। हम ब्रिज को एज ए रिसोर्स अगर कंसिडर करें, इफ अ डेडलॉक अकर्स इट कैन बी रिजॉल्व्ड इफ वन कार बैक्स अप, प्रीएम्प्ट करे, यानी कि प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज एंड रोल बैक। जो रिसोर्सेज हैं उसको कोई एक कार छोड़े, पीछे हटे, तो फिर दूसरी कार जो है उसका फ़ायदा उठा सकती है,
और दूसरी उठाएगी, फिर तीसरी उठाएगी, और अल्टीमेटली अगर सोर्स फारग हो जाएगा तो हो सकता है अगर ये कार पीछे हटी थी तो हो सकता है थोड़ी देर बाद इसकी बारी आ जाए और सोर्स फारग हो तो ये भी यूटिलाइज कर ले। लेकिन अगर डेडलॉक की सिचुएशन में रहेंगी दोनों गाड़ियां तो फिर ये रिसोर्स जो है, ये ब्रिज वेस्टलेस है, ये कोई भी इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। Several cars may have to be backed up if a deadlock occurs. अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ियां भी आगे आ जाएं, इसके पीछे लग जाएं आके, तो फिर एन पॉसिबल है कि ये जितनी लाइन लग गई है पीछे, वो तमाम गाड़ियों को एक दफा पीछे हटना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डेडलॉक को जितना क्विकली ओवरकम कर दिया जाए उतनी ही जो बॉदरेशन है वो कम होगी, उतने ही रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो कम होगी। अब मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है तो एक गाड़ी को पीछे हटाने में हो सकता है 1 सेकंड लगे, तो ये डेडलॉक जो है 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। लेकिन अगर और प्रोसेसेस इस क्यू में आ गए जो कि इसी रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 10 गाड़ियां पीछे आ गई हैं तो हो सकता है फिर 10 सेकंड लग जाएं इस डेडलॉक को खत्म करने में। ठीक है जी। तो डेडलॉक की सिचुएशन ऐसी है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो किसी रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिसोर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो किसी और प्रोसेस के पास। A set of block processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. ये जो साइकिल है अगर आप इसको कंसिडर करें तो इससे जो एग्जांपल है वो और क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे रिसोर्स 1 है, ठीक है, वो रिसोर्स 1 प्रोसेस 2 के पास है। प्रोसेस 2 ऑलरेडी इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस 2 जो है वो आगे R2 की रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मुझे एक रिसोर्स और मिल जाए। R1 ऑलरेडी उसके पास है, R2 की रिक्वेस्ट और फर्दर कर रहा है वो, लेकिन R2 जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस 1 के इस्तेमाल में है, और प्रोसेस 1 जो है वो भी ऐसी सिचुएशन है प्रोसेस 2 की तरह कि वो R2 को भी इस्तेमाल कर रहा है और R1 की आगे रिक्वेस्ट भी कर रहा है। अब ये क्या हुआ, एक साइकिल बन गया कि हर प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है, अगले की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रोसेस 1 के पास R2 है लेकिन R1 की आगे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक साइकिल बन गया, ये डेडलॉक बन जाएगा। ये है जी डेडलॉक एक्चुअली, जिसमें कोई जो प्रोसेस है उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई रिसोर्स है लेकिन फर्दर आगे और सोर्सेज की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो ये चीज जो है ये डेडलॉक क्रिएट करेगी। एग्जाम्पल क्या है जी, सिस्टम हैज 2 डिस्क ड्राइव्स, ठीक है जी, 2 डिस्क ड्राइव्स हैं, P1 एंड P2 2 प्रोसेस हैं, ईच होल्ड 1 डिस्क ड्राइव एंड ईच नीड्स अनदर 1। 2 डिस्कें हैं, 2 ही प्रोसेस हैं, तो दोनों प्रोसेस के पास एक एक डिस्क है, ऑलरेडी है, लेकिन वो दूसरी एक और जो है उसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन जो है ये डेडलॉक क्रिएट कर देगी। P0 जो है उसमें P0 जो है उसके पास एक रिसोर्स है A और वो B का वेट कर रहा है, ठीक है, B के लिए फाइट कर रहा है, या एक B है वो A के लिए फाइट कर रहा है। तो अगर ये ऑलरेडी किसी प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और वो दूसरे के लिए भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो डेडलॉक क्रिएट कर सकती है। सिस्टम कैसे काम करता है जी, A process may request as many resources as it requires to carry out its designated task. एक प्रोसेस जो है उसको अपना काम मुकम्मल करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की डिमांड वो करे वो उतने उसको मिल सकते हैं। A system consists of a finite number of resources to be distributed among a number of competing processes. लेकिन एक सिस्टम के पास महदूद तादाद में रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसने तमाम प्रोसेसेस के दरमियान में बांटने होते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है, उसके पास एक ही प्रोसेसर होगा, एक ही रैम है, लेकिन वो उस एक रैम, एक प्रोसेसर या एक हार्ड ड्राइव को डिफरेंट प्रोसेसेस जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं उनके दरमियान में बांटने की कोशिश करता है और मैनेज करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे डिफरेंट सोर्सेज हैं R1, R2 अप टू RM, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, और R1 फॉर एग्जांपल इसका नाम है CPU, इसका नाम है रैम, इसका नाम है मिसाल के तौर पे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इन रिसोर्सेज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करता है कि इन रिसोर्सेज के इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। इंस्टेंस का मतलब कॉपियाँ, इनकी कॉपियाँ बना देता है। RI हैज़ WI इंस्टेंसेस, कि फॉर एग्जांपल कोई एक रिसोर्स है उसके डिफरेंट सोर्स जो इंस्टेंस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देता है ताकि जो प्रोसेसेस की डिमांड्स है उसको पूरा किया जा सके।
अब ये काम होता कैसे है, ईच प्रोसेस यूटिलाइजेज अ रिसोर्स फॉलोज, कि सबसे पहले जो भी रिसोर्स उसको चाहिए वो उसकी रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद उसको यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद जब उसका काम ख़त्म हो जाए उस रिसोर्स को फ्री कर देगा या कि रिलीज़ कर देगा। ठीक है, ये तमाम काम जो हैं ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू होते हैं। सिस्टम कॉल का आइडिया है बच्चों आपको? किसी बच्चे को पता है कि सिस्टम कॉल क्या होती है? आमतौर पे हम जो हुक्म देते हैं सिस्टम को, उनको कहते हैं कमांड। हम मिसाल के तौर पे कोई डबल क्लिक करके माउस का कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा ये काम करो। लेकिन सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम मैनेज करने के लिए जो उसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, कि जो कंट्रोल यूनिट है वो रैम को कोई ऑर्डर दे या प्रोसेसर को ऑर्डर दे या कर्नल किसी और को दे, शेड्यूलर को दे। तो ये अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम हो रहे हैं, जो कमांड्स चल रही हैं, उनको सिस्टम कॉल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो दो तरह की कमांड्स हैं, एक जो यूज़र सिस्टम को देता है और दूसरी कमांड जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स आपस में, जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को देते हैं, वो चीज़ें सिस्टम कॉल्स कहलाती हैं। ठीक है जी। तो प्रोसेसेस जो हैं वो अंदर अपने रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, सिस्टम रिसोर्स को यूज़ करेंगे और उसको रिलीज़ करेंगे। इसी तरीके से और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं सिस्टम कॉल्स की, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि डिफरेंट सिस्टम कॉल्स जो हैं वो क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट जो है ये कमांड है, सिस्टम कॉल है, जो कि किसी भी रिसोर्स को हासिल करने के लिए कोई प्रोसेस देता है। रिलीज सिस्टम कॉल तब देगा जब उसने वो रिसोर्स यूटिलाइज कर लिया, उसका काम खत्म हो गया, अब वो फ्री है, तो वो उसको स्टेटस रिलीज के थ्रू शो करेगा। ओपन क्लोज फाइल्स ओपन करने के लिए, एलोकेट फ्री मेमोरी वगैरह यूज़ करने के लिए या एलोकेशन के लिए, ये डिफरेंट तरह की सिस्टम कॉल्स सिस्टम के अंदर जनरेट होती रहती हैं। रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज दैट आर नॉट मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस। डिफरेंट तरह की ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने इंटरनल जो काम है उनको कैसे मैनेज करता है, और वो काम मैनेज करता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। ठीक है। वेट का मतलब कि फॉर एग्जांपल जो किसी अगर प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की किसी रिसोर्स के लिए, तो उसको आगे से वेट का जवाब आएगा कि जनाब अभी वो रिसोर्स जो है वो यूज़ में है, तो आप अभी वेट करें। ठीक है। और सिग्नल का मतलब कि फॉर एग्जांपल वो जो रिसोर्स है वो फ्री हो चुका है, अब उसको ऑक्यूपाई किया जा सकता है। ये डिफरेंट जो कॉल्स हैं उनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए एक दो यहाँ पे मैंने कोट किए हैं। डेडलॉक जो है वो किन सिचुएशंस में आता है? 4 सिचुएशंस होती हैं कि अगर वो सारी इकट्ठी जो है वो अकर हो जाए तो फिर डेडलॉक क्रिएट होता है। ठीक है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। एक रिसोर्स को एक वक्त में एक ही प्रोसेस यूज करता है, लेकिन अगर इकट्ठे यूज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये चीज जो है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाएगी और डेडलॉक के चांसेस बन जाएंगे। होल्ड एंड वेट, a process holding at least one resource is waiting to acquire additional resource held by other processes। एक प्रोसेस के पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन वो किसी और को भी हासिल करने की कोशिश करे, किसी और सोर्स को जो कि किसी और प्रोसेस के पास है, तो ऐसी सिचुएशन जो है ये होल्ड एंड वेट कहलाएगी। तो अगर कोई जो प्रोसेस है इस टेक्निक पे अमल करता है कि ऑलरेडी उसके पास रिसोर्स है, लेकिन किसी और प्रोसेस के रिसोर्स को भी हासिल करने की कोशिश करे, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे, तो फिर भी डेडलॉक बन सकता है। नो प्रीएम्पशन, तीसरी कंडीशन, a resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task। जो प्रोसेस है जैसे ही उसने कोई रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया वो उसको वॉलंटरीली रिलीज कर देता है ताकि कोई और प्रोसेस उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर एक प्रोसेस ने रिसोर्स इस्तेमाल कर लिया, अब वो उससे कोई फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी वो उसको रिसोर्स को होल्ड में रखे, कब्जा करके रखे,
ताकि कोई और प्रोसेस जो है उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो ये सिचुएशन भी डेडलॉक क्रिएट करती है। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, ये सर्कुलर वेट है जिसमें एक रिसोर्स है, उसके पास ऑलरेडी एक प्रोसेस रिसोर्स है, सॉरी एक प्रोसेस है और उसके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स है, लेकिन वो आगे एक और रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये प्रोसेस 2 है, इसके पास एक रिसोर्स ऑलरेडी है R1, लेकिन आगे वो R2 की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो अब ये एक सर्कुलर वेट बन गया। जब ये सर्कुलर वेट बन जाएगा, सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो फिर डेडलॉक क्रिएट होगा। ठीक है जी। तो डेडलॉक बनने की 4 चांसेस हैं, ये 4 सिचुएशंस हैं। ये अगर चारों इकट्ठी होल्ड हो जाए, अकर हो जाए, तो फिर जो है डेडलॉक बन जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी क्रिएट हुई या बाकी नहीं हुई, तो फिर चांसेस हैं कि डेडलॉक बने, जरूरी नहीं है कि बने। फिर इसका हल क्या है जी? इस डेडलॉक से बचने का एक हल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। Deadlocks can be described more precisely in terms of directed graphs called resource allocation graph. ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसकी मदद से किसी भी जो डेडलॉक बनने की जो पॉसिबल रीजन है उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है, और डिपेंड करता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो एज पॉसिबल है कि आप डेडलॉक बनने से पहले पहले ही उस डेडलॉक को डिलीट कर दें, खत्म कर दें सर्कल को, तो फिर डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, P1 P2 अप टू Pn। ठीक है। और इसी तरीके से R1 R2 R2 Rm रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब ये जो राइट साइड पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये वाली, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ये कैसे इस सिचुएशन से निकलने में हमें मदद करता है, ये समझने में मदद करता है। ये सर्कल है, ये जाहिर करता है इस प्रोसेस को। ठीक है जी। हम जिक्र करें P1 P2 P3 3 प्रोसेस है इस ग्राफ के अंदर। ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स एक, ये किसी रिसोर्स को जाहिर करता है, और इसके अंदर जो डॉट्स हैं ये उसके इंस्टेंसेस को जाहिर करते हैं कि एक रिसोर्स है, एक बॉक्स है, उसके फॉर एग्जांपल 4 इंस्टेंस है। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो रिसोर्स है इसकी कॉपियां बन चुकी हैं 4। तो क्या इसका मतलब कि एट ए टाइम 4 प्रोसेसेस को ये रिसोर्स एलोकेट हो सकता है, क्योंकि हमने उसकी 4 इंस्टेंस क्रिएट कर दिए हैं। PI रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ RI, ये जो लाइन है प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, ये जाहिर करती है कि ये जो प्रोसेस है ये इस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसे मिले, ये इसे मिल जाए। जबकि रिसोर्स के किसी इंस्टेंस से लाइन जो है किसी प्रोसेस की तरफ अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये रिसोर्स इस प्रोसेस के पास है, इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब कि रिक्वेस्ट अभी हो रही है। इस लाइन का मतलब कि ये प्रोसेस, ये जो रिसोर्स है इसका एक इंस्टेंस इस प्रोसेस PI को मिल चुका है, यानी कि इसके कब्जे में है। ठीक है जी। तो अब अगर हम इस बेसिक डिटेल्स की मदद से इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, तो बड़ी आसानी से हमें आइडिया हो जाएगा कि R2 एक रिसोर्स है, उसका एक इंस्टेंस जो है वो P1 के पास है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और P1 फर्दर R1 का एक रिसोर्स जो है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। जबकि जिसकी वो रिक्वेस्ट भेज रहा है R1 के रिसोर्स की, वो ऑलरेडी P2 के इस्तेमाल में है। सर जी सर, रोल नंबर 5 आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी प्लीज। सर प्रोसेस के सर्कल में अगर हम सर प्रोसेस को अगर डिलीट करते हैं तो सर वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए? प्रोसेस खत्म हो गया तो डेफिनेटली उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। ठीक है। एग्जिस्टेंस खत्म हो गई तो उसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे वो तमाम फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही फ्री होंगे तो एन पॉसिबल है कि और प्रोसेस में वेट में बैठा हो, वो फॉरन रिसोर्सेज उसको मिल जाए। ठीक है। तो वो प्रोसेस जब दोबारा क्रिएट होके आएगा तो एन पॉसिबल का जो रिसोर्सेज पहले उसके पास थे वो किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिए हों। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने रिसोर्सेज के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला है ना कि
अगर हम ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन कर लें जिसमें हमें ये पता चल जाए कि इसमें डेड लॉक जो है वो क्रिएट होने वाला है, तो हम उसको फौरन से डिलीट कर दें। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, क्या वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्स के लिए? और अगर वो नहीं करते, वो कैंसल आउट हो जाते हैं, तो जो उनके पास वो काम था वो फिर किसके पास जाएगा? मतलब कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट उन्होंने करना था, उसको क्या कोई और प्रोसेस आके करेगा? यानी कि ऐसे तो फिर टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा और फिर डिले भी आ जाएगा प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में। सादिया, ऐसा है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, जैसे ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें मैंने क्लिक किया है, इसमें पी आई जो है वो आर जे कोई रिसोर्स है, उसके किसी इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी ये रिसोर्स इसको मिला नहीं है, ये अभी इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये रिसोर्स दिया जाए। ठीक हो गया। अब अगर आप ऐसा एल्गोरिथम डिवाइस कर लें, डिफाइन कर लें कि जो चेक करे कि अगर मैं ये रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेट कर दूं तो क्या इसके बाद साइकिल तो क्रिएट नहीं होगा? अगर तो क्रिएट होगा तो अभी फौरी तौर पे इसी लम्हे ही इस प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है रिसोर्स की, इसको टर्न डाउन कर देगा, इसको खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से साइकिल क्रिएट होने वाला था। लेकिन अगर साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा तो फिर ये रिसोर्स इसको मिल जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि हमने जो साइकिल है या डेडलॉक की सिचुएशन है उससे अवॉइड कर लिया। डेडलॉक अवॉइडेंस एक टेक्निक है। ठीक है, अवॉइडेंस में मैंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि मेरा जो एल्गोरिथम है, जैसे ही कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा वो फौरन देखेगा, उसको हिसाब किताब लगा के कि इस रिसोर्स को, इस प्रोसेस को देने से साइकिल क्रिएट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो उसको टर्न डाउन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली प्रोसेस एलोकेट, उसको रिसोर्स उसको एलोकेट हो जाएगा। अब ये टेक्निक अगर हर दफा हर रिक्वेस्ट पे अप्लाई होती रहे, नो डाउट कि इससे थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो रहा है प्रोसेसर का, कि उसको चेक करना पड़ रहा है हर रिक्वेस्ट से पहले, हर सोर्स एलोकेशन से पहले कि कहीं साइकिल क्रिएट तो नहीं हो रहा, कहीं साइकिल क्रिएट तो नहीं हो रहा। वो हर दफा देखेगा, टाइम तो ज़ाया हो रहा है, लेकिन डेडलॉक जो है वो उससे बच जाएगा। फिर तो क्या सर जो प्रोसेस है वो दोबारा वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा? प्रोसेस तो ऑलरेडी वेटिंग में है। जैसे वेटिंग में जो है, वो अभी रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने कोई एल्गोरिदम लगाया है और वो देखेगा कि साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा और वो फौरन प्रोसेस को टर्न इन कर देगा, यानी कि वो वेटिंग लिस्ट में उसको दोबारा से डाल देगा। सादिया, वो किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स देने से पहले चेक करेगा। ठीक है जी। तो अगर तो वो प्रोसेस रिसोर्स का वेट कर रहा है और उसको वो रिसोर्स नहीं मिला, टर्न डाउन हो गया है, तो वो पहले भी वेट में था, अभी वेट में रहेगा। तो सर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है? एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं रही थी उसकी, पहले भी नहीं हो रही थी। जी सर, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अगर हमारा प्रोसेस 10 सेकंड के और 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, 5 सेकंड का भी रिमेनिंग है, तो उसमें डेडलॉक क्रिएट हो गया है। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है उस एल्गोरिदम पे कि उस डेडलॉक से निकलता कैसे है। वो उसकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो हो सकता है आगे वाली स्लाइड्स में ये हल आए। ठीक है, बहरहाल उसका हल ये हो सकता है कि वो प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दे। एक सिंपल सा हल है कि जितने प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड हैं वो तमाम को निकाल दे बाहर, ताकि तमाम रिसोर्सेज फ्री होते हैं और तमाम प्रोसेस दोबारा से रिक्वेस्ट करें। ये एक सबसे सिंपलेस्ट काम है। यानी कि सर हम शेड्यूलिंग के अंदर देखा था कि शेड्यूलिंग में हमने डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की और देखा कि हर टेक्निक का फायदा भी है, साथ में नुकसान भी है। तो चीज़ ये ध्यान में रखो कि जैसे ही कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करने लगेगा तो ये अज्यूम कर लो कि वो पहले ही वेटिंग स्टेट में है, क्योंकि उसको रिसोर्स चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी वेट में है तो हमारा एल्गोरिथम चेक कर रहा है कि उसकी रिक्वेस्ट पूरी होने से क्या सर्कल क्रिएट तो नहीं हो रहा साइकिल। अगर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है तो वो उसको साइकिल नहीं, तो वो उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि वो पहले भी वेट में था, फर्दर और वेट में ही लगा रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ठीक हो गया। अब दूसरी बात हम जो कर रहे थे, जो जहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हुआ था, कि वो कैसे फिर इसको इस सिचुएशन से निकलेगा। क्या वो तमाम प्रोसेस को खत्म कर देगा, क्या तमाम प्रोसेस दोबारा से रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन चल रहा था। तो मैंने ये कहा था कि इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनकी अपनी अपनी टेक्निक है कि वो कैसे इस सिचुएशन से निकलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा हल तो ये है जो मैंने बताया था खत्म होने से पहले सेशन के, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तमाम प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दे, क्योंकि डेडलॉक बन गया है। तो अब
आइडिया नहीं हो रहा कि किसने क्रिएट किया या किस वजह से हुआ, तो सिंपल सा हाल है कि तमाम प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें ताकि तमाम रिसोर्सेज फ्री हो जाए और तमाम प्रोसेस दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे फिर। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स और भी हैं, वो हम देखते जाएंगे आगे वाली स्लाइड्स के अंदर। आगे चलें कि अभी कोई है क्वेश्चन? जी सादी, आगे चलें। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ चलो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो आप फौरन मुझे रोक दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे पहले। सर ये दो ग्राफ्स हैं अब आपके सामने लेफ्ट और राइट पे। अगर आप देखें तो इनमें एक में अब इन दोनों में साइकिल हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी साइकिल बने हुए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, और इसके अंदर भी एक साइकिल मौजूद है। लेकिन साइकिल क्रिएट होने का हरगज मतलब नहीं है कि डेडलॉक भी क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे देखो तो इसमें डेडलॉक है, इस सिचुएशन में इसमें साइकिल भी बन रहे हैं और डेडलॉक भी बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे R2 एक रिसोर्स है, उसका एक इंस्टेंस P1 के ऑलरेडी कब्जे में है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जबकि P1 R1 की आगे रिक्वेस्ट कर रहा है एक और रिसोर्स की, जबकि R1 जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ऑलरेडी P2 के कब्जे में है, जबकि P2 दो रिसोर्सेज ऑलरेडी होल्ड किए हुए है, R1 और R2 का एक इंस्टेंस, ये और ये दो रिसोर्स ऑलरेडी P2 के पास हैं, जबकि P2 एक और तीसरे रिसोर्स R3 की भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि R3 जो है जिसकी रिक्वेस्ट P2 कर रहा है, बजाय इसके कि दो ऑलरेडी उसके पास हैं तीसरे की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो तीसरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी P3 के कब्जे में है और P3 फर्दर R2 के एक इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब ये सर्कल बन गया, ठीक है, यानी कि अब फुली ऑक्यूपाई हो गए हैं जो रिसोर्सेज हैं कि वो या तो किसी के कब्जे में भी हैं और फर्दर उनके लिए रिक्वेस्ट भी आई हुई है, तो ये डेडलॉक है, ठीक है जी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो R2 एक रिसोर्स है जिसके दो इंस्टेंस हैं, एक P4 के पास है और एक P1 के पास है, ठीक है जी, जबकि इनमें से किसी एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट P3 ऑलरेडी कर भी रहा है। P1 जिसके पास ऑलरेडी R2 का एक इंस्टेंस है, वो R1 के एक और इंस्टेंस की रिक्वेस्ट भी भेज रहा है कि मुझे एक और रिसोर्स चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो R1 है उसके दोनों इंस्टेंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, P1 के पास, P2 के पास और P3 के पास, ये दो लाइनें ये शायद कर रही हैं। अब इस साइकिल तो बन रहा है, लेकिन इसमें अभी जो डेडलॉक है वो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि फर्दर अभी फ्री बैठे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो आगे रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, P2 और P4, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए कि तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो उनके पास एटलीस्ट एक एक रिसोर्स हो भी और आगे कम से कम एक की रिक्वेस्ट भी भेज रहे हों, तो फिर वो डेडलॉक बनेगा, ठीक है। सिंपल साइकिल होना जो है वो डेडलॉक की अलामत नहीं है। ये हमारा जो एक इस स्लाइड का फैक्ट है बेसिकली। इफ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल्स नो डेडलॉक, सबसे जो सिंपल तरीन जो तरीका है कि अगर साइकिल ही नहीं है तो फिर डेडलॉक तो है ही नहीं ना, फिर डेडलॉक हो ही नहीं सकता। इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर साइकिल है तो फिर दो सिचुएशन हो सकती हैं, इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, कि कम से कम एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स हो तो फिर डेडलॉक बनेगा। और डेडलॉक की जो पॉसिबिलिटी है वो हमने बताई कि साइकिल हो तो फिर पॉसिबिलिटी होती है, और साइकिल हो तो जरूरी नहीं है कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, अब डेडलॉक से बचना कैसे है या इसको हैंडल कैसे करना है। पहला तरीकाकार क्या है जी, यूज अ प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट और अवॉइड डेडलॉक, ensuring that the system will never enter a deadlock state। सबसे पहला सिंपलेस्ट तरीका कि पहले ही ये चीज चेक कर ली जाए, ये प्रोटोकॉल डिफाइन कर लिए जाए कि सिस्टम जो है डेडलॉक के अंदर एंटर ही ना हो, उससे अवॉइड किया जाए उस सिचुएशन से। जो अभी मैंने कहा कि जैसे ही किसी प्रोसेस की किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट आएगी तो चेक कर लिया जाए कि ऐसे साइकिल बन रहा है, तो साइकिल बनेगा तो डेडलॉक बनेगा, तो बेहतर है कि हम साइकिल बनने ना दें, उस सिचुएशन से अवॉइड कर जाएं, यानी कि वो रिसोर्स उस प्रोसेस को दें ही ना। दूसरी सिचुएशन क्या है जी, दूसरा तरीकाकार, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट, डिटेक्ट इट एंड रिकवर। फिर दूसरा तरीका क्या है कि ठीक है सिस्टम डेडलॉक में होता तो हो जाए एंटर, उस डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाए और उस मसले को हल किया जाए। फिर
जबकि तीसरा सोल्यूशन क्या है, इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर्स इन द सिस्टम। और ये आप छोड़ ही दें ये टेंशन के डेडलॉक क्रिएट होते रहे, हमें क्या इससे, आप इस चीज को इग्नोर ही कर दें। ठीक है जी, ये 3 सिचुएशंस हैं या 3 बेसिकली तरीकाकार हैं डेडलॉक से निपटने के। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन, कंट्रोल द वेज रिक्वेस्ट कैन बी मेड। एक तरीका यह है कि जो रिक्वेस्ट आती हैं प्रोसेस से रिसोर्सेज के लिए, उनको आप कंट्रोल कर लें, उनको हैंडल कर लें। मिसाल के तौर पे कैसे हैंडल करेंगे, पहले तरीका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्रिंटर इज नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। कि पहले तो आप ऐसी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें किसी के लिए जो कि शेयरेबल हो या नॉन शेयरेबल हो, ये पहले डिसाइड कर लें। कि प्रोसेसर जो है, मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ें जिनको आप, जैसे प्रोसेसर है या रैम है, उसमें आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि आप एलोकेट करेंगे तो आप एक वक्त में एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटर से एक वक्त में एक ही बंदे की रिक्वेस्ट जो है वो प्रिंट आउट होकर बाहर निकलेगी। एट ए टाइम 2 प्रिंट नहीं निकलेंगे, ये 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब ये जो रिसोर्स है इसको शेयर नहीं कर सकते आप। जबकि जो प्रोसेसर है वो आपको पता है कि वो शेयर हो जाता है, टाइम शेयरिंग जो उसकी एक खसूसियत है उसके तहत, कि हम एट ए टाइम जो प्रोसेसर है वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट हो जाता है, वो जो उसकी टाइम स्लॉट है डिफरेंट वो देता जाता है और हमें लग रहा है कि शेयर हो रहा है। तो जो शेयरेबल और नॉन शेयरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके जेहन में होनी चाहिए पहले, कि जब भी आप एक प्रोसेस ऑलरेडी किसी के पास ऑक्यूपाई है, अगर वो शेयरेबल है तो आप किसी और सोर्स को उसको शेयर कर दें, नहीं है तो उसी वक्त डिनाई कर दें, यानी कि आप रिक्वेस्ट को कंट्रोल कर लें। होल्ड एंड वेट, दूसरा तरीकाकार, मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे तो आप पहले चेक कर लें कि उसके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स तो नहीं है। अगर है तो पहले वो उसको खाली करे, उसको फ्री करे, फिर उसको नया रिसोर्स मिलेगा। यानी कि एक वक्त में एक प्रोसेस सिर्फ एक रिसोर्स ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जब एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स होगा तो जब भी वो किसी दूसरे की रिक्वेस्ट करेगा उसको पहले वाला रिसोर्स छोड़ना पड़ेगा। अगर वो फ्री कर देगा तो इस तरीके से साइकिल बनेगा ही नहीं और डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है जी। नो प्रीएम्पशन, if a process that is holding some resources requests another resources that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held are released। अगर एक प्रोसेस के पास ऑलरेडी के रिसोर्स हैं और वो किसी और की भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अगर तो वो फॉर एग्जांपल छोड़ सकता है प्रीवियस जो रिसोर्सेज हैं तो फिर उसको नया रिसोर्स मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ सकता तो फिर उसकी जो फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट है वो खारिज हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, उसको टर्न डाउन कर दिया जाएगा। जब तक वो पहले रिसोर्सेज फ्री नहीं करेगा उसको नए रिसोर्सेज नहीं मिल सकते। प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। और जो भी रिसोर्सेज फ्री होते जा रहे हैं, प्रीएम्प्टेड होते जा रहे हैं, कोई भी प्रोसेस को छोड़ रहा है उसकी एक लिस्ट बने, ठीक है, और लिस्ट के अंदर उसकी एंट्री होती जाए कि कौन कौन सा रिसोर्स जो है वो फ्री पड़ा हुआ है और कौन सा प्रोसेस जो है वो किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये डाटा जो है वो साथ साथ मेंटेन होता जाए। प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट कैन रीगेन इट्स ओल्ड सोर्सेज एज वेल एज द न्यू वंस दैट इज इट इज रिक्वेस्टिंग। एक प्रोसेस को तब तक रीस्टार्ट ना किया जाए जब तक ऑलरेडी उसके पास एक रिसोर्स ऑक्यूपाई भी हो, उसके कब्जे में भी हो और वो किसी और की रिक्वेस्ट भी कर रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है प्रोसेस तो उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रोसेस के पास ऑलरेडी रिसोर्स है और वो किसी दूसरे की भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो डेडलॉक क्रिएट कर देगा। तो अगर ऐसा कोई काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप ऐसे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें, रीस्टार्ट कर दें। टर्मिनेट ना करें, रीस्टार्ट कर दें, यानी कि उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे फ्री करते हैं और उससे कहें दोबारा सिरे से काम स्टार्ट करो अपना। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई भी प्रोसेस जो है वो इस वायलेशन को करने की जरूरत नहीं करेगा फिर। ठीक है जी, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही मैं एक रिसोर्स मेरे पास है मैं दूसरे की भी रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर देगा।
तो फिर वो डेडलॉक की तरफ जाएगा ही नहीं। सर्कुलर वेट एक और ऑप्शन डेडलॉक से बचने की। Impose a total ordering of all resources types and require that each process requests resources in an increasing order of enumeration। कि एक साइकिल है, उस साइकिल जो है वो उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये साइकिल था, अब ये जो है एक तरफ अगर चले ये काम तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि तमाम काम जो है एक फॉर एग्जाम्पल या तो क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है, यानी कि एक तरतीब से चलें। जबकि ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पे इधर भी एक रिसोर्स ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स इधर है, पीछे भी कब्जा किया हुआ है और आगे की तरफ भी रिक्वेस्ट जा रही है। अब इस प्रोसेस की कम्युनिकेशन दो तरफ हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर आप इस कम्युनिकेशन को इंक्रीजिंग वे में ले जाएं कि एक प्रोसेस सिर्फ आगे की तरफ रिक्वेस्ट भेजे, पीछे ना कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, तो फिर सर्कल या डेडलॉक नहीं बनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस अपने अगले रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकता है, पिछले की नहीं करेगा या पिछले को ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जब ये वन में हो जाएगा प्रोसेस, आपको पता है जो वन में ट्रैफिक है वो इसलिए की जाती है ताकि जो है वो ट्रैफिक फंसे ना कहीं पे, ठीक है। टू वे ट्रैफिक होती है, जब एक ही सड़क पे आ भी रही है जा भी रही है तो फिर ट्रैफिक फंसती है। जब एक तरफ से जा रही हो दूसरी तरफ सिर्फ आ रही हो तो फिर ये सिचुएशन जो है वो डेडलॉक क्रिएट नहीं करती। तो वही रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है सर्कुलर वेट का, कि आप ये तय कर लें कि मिसाल के तौर पे हर सोर्स जो है, हर प्रोसेस वो अपने से नेक्स्ट रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा, प्रीवियस की तरफ नहीं आएगा। यानी कि आर जे जो है वो आर आई से बड़ा हो, ठीक है, यानी कि आगे की तरफ जाए उसकी रिक्वेस्ट, पीछे की तरफ ना आए, छोटे नंबर की तरफ ना आए। और आप हर सोर्स को कोई ना कोई नंबर एलोकेट कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे R1 कोई रिसोर्स है, ठीक है, वो टेप ड्राइव है। रिसोर्स नंबर 5 है वो डिस्क ड्राइव है। रिसोर्स नंबर 12 है वो कोई प्रिंटर है। तो जब आप बाकायदा हर चीज की नंबरिंग कर देंगे तो नंबर्स की सूरत में डाटा को मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है। उनको ऑन ऑफ करना, उनकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना, ये तमाम चीजें जो हैं ये फिर आसान हो जाएंगी। जब आप एक सर्कुलर वेट की सूरत में चलेंगे फॉरवर्ड की तरफ, फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कर लें कि आपने क्लॉकवाइज चलना है, इस तरीके से इस तरह सर्कल चले जाएगा तो फिर कभी भी डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। जब एक प्रोसेस आगे भी रिक्वेस्ट करेगा पीछे भी करेगा, दोनों तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो फिर डेडलॉक बनेगा। डेडलॉक अवॉइडेंस, ये तो थी डेडलॉक प्रिवेंशन। अब दूसरी चीज है डेडलॉक अवॉइडेंस, कि डेडलॉक से अवॉइड किया जाए। अवॉइड करने का क्या तरीका है? रिक्वायर्स दैट द सिस्टम हैज सम एडिशनल ए प्रायोरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो सादिया ने बात की थी कि अगर पहले से ये चेक करना हो कि कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस को देने से पहले ही आइडिया हो जाए कि ये जो रिक्वेस्ट है ये डेडलॉक क्रिएट तो नहीं करेगी, इसमें जो प्रोसेस है, जो प्रोसेसर है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ रही है। वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ए प्रायोरी कहलाती है, ठीक है। तो प्रोसेसर पहले से ही डाटा को अपना इकट्ठा करके रखे और उस डाटा के मुताबिक डिसीजन करे तो फिर डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। Simplest and most useful model used requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need। कि हर प्रोसेस जो है वो पहले से ही बता दे कि उसको मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी एग्जीक्यूशन के लिए। The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition। जो ये एल्गोरिदम है डेडलॉक अवॉइडेंस का, ये पहले से ही चेक करके रखेगा कि क्या डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट तो नहीं होने वाली। अगर क्रिएट होने वाली है तो फिर वो रिसोर्स उस प्रोसेस को नहीं देगा जिसकी वजह से डेडलॉक बनने वाला है। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द प्रोसेसेस। और ये जो रिसोर्स एलोकेशन टेबल है या स्टेट है, ये डिफाइन होगी या बनेगी या मुरतब होगी, ये चीजें ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी कितने प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, उनके इंस्टेंस कितने हैं, हर प्रोसेस जो है उसको मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और क्या
कोई भी प्रोसेस को कोई रिसोर्स एलोकेट करने से कोई डेडलॉक क्रिएट तो नहीं होगा। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोसेसर पहले से डिफाइन करके रखेगा, ठीक है। अब ये अगर डाटा पहले से वो मुरतब कर लेगा तो फिर डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। लेकिन बात वही है कि इससे हमने डेडलॉक से तो हम बच गए, लेकिन प्रोसेसर को हमने कुछ 10 काम और बता दिए हैं जो कि वो पहले से करके रखेगा। वो सारे काम करके रखेगा तो फिर वो डेडलॉक से बचेगा। इसका मतलब कि प्रोसेसर को डेडलॉक से बचने के लिए ये 3 एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। नतीजातन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसको डेडलॉक से बचने के लिए 3 एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, ठीक है जी। यही काम शेड्यूलिंग के अंदर भी हो रहा था कि स्केड्यूलिंग में भी हम अगर किसी मसले से बचना चाहते थे तो हमें कोई और काम करना पड़ता था, और वो काम जो है वो फायदेमंद भी हो सकता था, उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता था। लेकिन सर शेड्यूलिंग में तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती डेडलॉकिंग, नहीं, क्योंकि वहां पे तो हमने सारे प्रोसेस नहीं, मैं शेड्यूलिंग में डेडलॉक नहीं कह रहा। किए है ना टाइम। हम शेड्यूलिंग के अपने जो मसाइल हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कई ऐसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं जिनमें वेटिंग टाइम ज़्यादा था, कईयों में वेटिंग टाइम थोड़ा था, ठीक है। अब अगर हम वेटिंग टाइम कम करना चाहते थे तो कोई और इशू क्रिएट हो जाता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में भी हम देख रहे थे कि अगर हम किसी एक मसले को इम्प्रूव कर रहे थे तो उसके नतीजे में कुछ और डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर हम डेडलॉक से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसर हमारा स्लो हो रहा है। अब इस टेक्निक के अंदर परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक मसले से बचने की कोशिश करें तो कोई दूसरा उसका साइड इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, और ये दोनों तरफ ही हो रहा है। ये शेड्यूलिंग में भी हो रहा था और इधर भी हो रहा है। अवॉइडेंस के 2 तरीके हैं जी। एक हमने प्रिवेंशन पहले देखी है, उसके बाद अवॉइडेंस। अवॉइडेंस के 2 तरीके ये हैं कि एक तो आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ करें, ठीक है, कि आप पहले से ही देख लें कि कोई भी नया जो एज है वो क्रिएट होने से पहले कोई साइकिल तो नहीं बन रहा, यानी कि कोई भी रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट करने से पहले अगर तो डेडलॉक बन रहा है तो फिर आप करें ही ना, ठीक है। और दूसरा तरीका है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम एक और एल्गोरिदम है जो कि आपको डेडलॉक अवॉइडेंस में फैसिलिटेट करता है। वो हम देखेंगे कि बैंकर एल्गोरिदम क्या है। सोर्स एलोकेशन की जो टेक्निक है वो कैसे काम करेगी, वैसे तो मैंने अभी आपको ब्रीफ कर दिया कि मिसाल के तौर पे क्लेम एज जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अंदर क्लेम एज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो जो एज है वो क्लेम एज कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ये वाला जो डॉटेड है, ठीक है जी, कि ये जो फॉर एग्जांपल लाइन है ये शो करती है कि P2 जो है इसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। या ये तो हमने पहले देखा था ना कि ये जो लाइन है ये शो करती है कि P2 जो है वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको R1B मिले। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करेगी कि ये इंटेंडेड इसकी फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है P2 की, P2 R2 लेना चाह रहा है, लेकिन जो इसके अलावा P1 जो है वो भी R2 लेना चाह रहा है। अब इसमें R2 एक रिसोर्स है जिसको P2 और P1 एट ए टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोसेसर है, वो चेक करेगा कि क्या ये करने से या ये करने से डेडलॉक तो नहीं बन रहा। अब अगर अज्यूम करें तो मिसाल के तौर पे अगर मैं P2 को ये R2 रिसोर्स दे दूं तो फिर डेडलॉक बनेगा, तो वो इसको छोड़ देगा और ये R2 रिसोर्स P1 को दे देगा, ठीक है। अब उसने इससे बचा लिया रिसोर्स और P1 को दे दिया। अब रिसोर्स यूटिलाइज भी हो गया, यानी कि फ्री भी नहीं पड़ा हुआ, और डेडलॉक की सिचुएशन से भी बच गया, जैसे ये है, ठीक है। अब 2 रिक्वेस्ट आई हुई थी। मिसाल के तौर पे उसने क्या किया, R2 जो है P2 को दे दिया कि इस लाइन क्रिएट होने से ये जो एज है ये बनने से डेडलॉक नहीं बन रहा। जबकि अगर वो यही काम इधर करता कि ये रिसोर्स P1 को दे देता तो एन पॉसिबल है कि इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो जाता, ठीक है। तो उसने इसको इग्नोर करके ये रिसोर्स P2 को दे दिया, ठीक है जी। यह अवॉइडेंस की टेक्निक कि अवॉइडेंस में वो पहले से ही चेक कर लेगा जो प्रोसेसर है कि कहीं डेडलॉक क्रिएट तो नहीं होने वाला। अगर क्रिएट होने वाला है तो वो उससे अवॉइड करेगा, वो एलोकेट ही नहीं करेगा उसको।
Suppose that process Pi requests a resource Rj. The request can be granted only if converting the request edge to an assignment edge does not result in the formation of a cycle. अभी जो मैंने बात की ये यहाँ पे रिटर्न है कि कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रोसेस को तब मिलेगा जब वो इंश्योर कर ले प्रोसेसर कि इसके मिलने से कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा. साइकिल क्रिएट होगा तो डेडलॉक के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे. The resource allocation graph algorithm is not applicable to resource allocation system with multiple instances of each resource type. अगर तो किसी रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टेंस हैं तो फिर साइकिल क्रिएट होने के चांसेस जो है वो कम होंगे. ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कॉपीज अवेलेबल हैं. तो अगर एक से एक रिसोर्स एलोकेट हो गया जबकि दूसरा एलोकेट नहीं हुआ तो फिर डेडलॉक डेफिनेटली नहीं बनेगा. फिर बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है इसको डिटेल में हो सकता है हम नेक्स्ट कहीं पढ़ें, लेकिन आज जस्ट इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे है. The name was chosen because the algorithm could be used in a banking system to ensure that the bank never allocated its available cash in such a way that it could no longer satisfy the needs of all the customers. Multiple instances, each process must a priority claim maximum use. अब होता क्या है, बैंक में आपको पता हो तो बैंक में उनको एक तो डेली आइडिया होता है कि हमारा तकरीबन कितना कैश जो है फ्लो करता है. ठीक है, एक प्रायर या ए प्रायर इंफॉर्मेशन जैसे हमने कहा था प्रोसेसर के पास हो कि उसको पता हो कि हर जो मिसाल के तौर पे है जो प्रोसेस है उसकी डिमांड कितनी है रिसोर्सेज की. ठीक है, तो जब भी कोई बंदा एंटर होता है अपना चेक जमा कराएगा तो चेक जमा कराने के बाद डाटा जो है वो कंपाइल होता रहता है कि इस वक्त हमें कितना कैश जो है वो हमने देना है क्लाइंट्स को. ठीक है, या उनके पास प्रीवियस डेज का डाटा भी मौजूद होता है कि हमारा एवरेज जो है वो कितना कैश निकल रहा है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है. मिसाल के तौर पे 15 लाख 20 लाख कितने लोगों की डिमांड होती है. ठीक है, वो जो है वो ए प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन कहलाती है. अब जैसे ही क्लाइंट आएगा बैंक के अंदर तो उस बैंक को डिमांड देगा अपनी कि मुझे इतना कैश चाहिए. ठीक है, और वो कैश जो है वो उसको उसी वक्त हैंड ओवर नहीं कर दिया जाता बल्कि थोड़ा सा वेट में रखते हैं उसको कि ठीक है जी आप बैठे, जैसे ही आपकी टर्न आएगी आपको कॉल कर लिया जाएगा. अब प्रोसेस आया या क्लाइंट आया, उसने अपनी डिमांड दी, डिमांड देने के बाद थोड़ा सा वेट किया और वेट करने के बाद जैसे ही रिसोर्स फ्री होगा यानी कि पैसे अवेलेबल होंगे वो टैली वगैरह कर लेगा तो वो कहेगा ये लें जी आपके कैश. ठीक है जी, गिन लें इसको. अब क्या हुआ, एक मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है और इसके बाद क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट के बाद उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ा और इस तरह चीजें जो है स्मूथ लाइन होती जाती हैं. ठीक है, ये तरीकाकार है बैंकर्स एल्गोरिथम का कि अगर इस तरीके से जो है वो शेड्यूलिंग की जाए प्रोसेसेस की और उसके रिसोर्सेज की तो फिर डेडलॉक की जो सिचुएशन है उससे बचा जा सकता है. डेडलॉक को डिटेक्ट करना, अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट. अभी हमने कहा था कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन के तीसरा तरीका कार यह है कि आप सिस्टम को डेडलॉक के अंदर एंटर होने दें. ठीक है जी, हो जाए, डेडलॉक क्रिएट होता तो हो जाए, उस डेडलॉक को फिर डिटेक्ट किया जाए कि डेडलॉक कहाँ पे क्रिएट हुआ है, किस प्रोसेस या किस सोर्स की वजह से हुआ है और फिर उसके लिए कोई ना कोई रिकवरी स्कीम मैकेनिज्म डिवाइस की जाए कि अब उस सिचुएशन से निकलना कैसे है. तो ये जो है सबसे बुरा तरीकाकार है, ये बुरा सोल्यूशन है कि पहले आप तमाशा देखते रहें, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मसला खराब हो जाए तो फिर उसका हल ढूंढने लग जाए. ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप अवॉइडेंस पे काम करें कि आप डेडलॉक क्रिएट ही ना होने दें. ठीक है जी. रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, रिकवरी कैसे होगी जी? अभी जो सादिया ने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, रिकवरी कैसे होगी कि आप जो है वो सिस्टम को डेडलॉक में एंटर होने दें, फिर उसको डिटेक्ट कर लें मसले को और फिर उसको रिकवर करें. तो रिकवर कैसे करेंगे फिर? अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक का हिस्सा हैं वो तमाम को टर्मिनेट कर दें, सबको खत्म कर दें, मेमोरी से बाहर फेंक दें और डेडलॉक खत्म हो जाएगा. यानी कि जो भी जिस भी रिसोर्सेज का झगड़ा उनके दरमियान चल रहा है दो प्रोसेस के दरमियान में, जब प्रोसेस ही नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं फ्री हो जाएंगे. ठीक है जी. दूसरी बात, अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम,
until the deadlock cycle is eliminated. जो प्रोसेसर क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जितने भी प्रोसेसेस की वजह से डेडलॉक बना है उनमें से एक एक करके उनको डिलीट करना शुरू कर दे या टर्मिनेट करना शुरू करे. पहले को करेगा, देखेगा डेडलॉक खत्म हुआ, हो गया तो बस ठीक है, नहीं हुआ तो फिर जो दूसरा प्रोसेस है उसको डिलीट करेगा, अबॉर्ट करेगा, देखेगा साइकिल खत्म हुआ, नहीं हुआ, तीसरा अगर उसका पार्ट है तीसरे को खत्म करेगा, यानी कि 1 बाय 1 करेगा ताकि कम से कम जो प्रोसेसेस हैं उनकी एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो. ठीक है जी, पहला तरीकाकार कि तमाम प्रोसेस जितने भी उसका पार्ट है सबको उठा के बाहर फेंक दे. ठीक है. दूसरा तरीका यह है कि उनमें से एक एक एलिमिनेट करना शुरू करे, और हो सकता है कि पहला ही प्रोसेस खत्म करने से डेडलॉक खत्म हो जाए और बाकियों को टर्मिनेट ना करना पड़े. इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट. अब मसला यह कि अगर एक एक करके करना है तो फिर तरतीब क्या होनी चाहिए, पहले किसको खत्म किया जाए. उसका पहला तरीकाकार है प्रायोरिटी, कि प्रोसेसेस की प्रायोरिटी होती है. अभी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई सिस्टम के प्रोसेस होंगे, कोई यूजर के होंगे, तो सिस्टम के जो है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसकी बजाय अगर कोई यूजर का प्रोसेस है तो उसको खत्म किया जाएगा. दूसरा मैकेनिज्म, हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन. एक प्रोसेस कितना प्रोसेसर या कितने सोर्सेज इस्तेमाल कर चुका है और अभी कितने और उसको चाहिए. अगर तो बहुत ज्यादा चाहिए सोर्सेज तो फिर पॉसिबिलिटी है कि उसको खत्म कर दिया जाए, जिसको कम चाहिए उसको रहने दे. रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड, ऑलरेडी कितना वो सिस्टम का बेड़ा गर्क कर चुका है, यानी कि कितने रिसोर्सेज ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, उसकी बिना पे डिसाइड किया जाए कि पहले किसको खत्म करना है. रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, किसी भी प्रोसेस को और मजीद कितने रिसोर्सेज चाहिए कंप्लीट होने के लिए. ज्यादा चाहिए तो उसको खत्म कर दें, कम चाहिए तो उसको रहने दें. ये डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिथम क्या है. हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड. हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितने प्रोसेसेस जो हैं वो मैक्सिमम टर्मिनेट करें तो फिर मसला हल होगा, कितने कम से कम करें तो मसला हल होगा. डेफिनेटली ये जो तरतीब है या स्कीम है ये सबसे अच्छी है कि कम से कम प्रोसेस खत्म करने से अगर मसला हल हो रहा है तो वो स्कीम, वो एल्गोरिथम अच्छा है. और ऐसा एल्गोरिथम जिसकी वजह से ज्यादा जो है प्रोसेस वो टर्मिनेट हो या आपका जो सिस्टम है वो मुतासर हो, ऐसा एल्गोरिथम जो है वो क्वालिटी का एल्गोरिथम नहीं है. इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच, जिस प्रोसेस को आप खत्म करने जा रहे हैं वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है या बैच प्रोसेस है. अगर तो बैच प्रोसेस है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसको इनपुट आउटपुट की नहीं चाहिए जरूरत, वो जस्ट प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है आप उसको छोड़ दें. लेकिन ऐसा प्रोसेस है जो कि बार बार इनपुट आउटपुट के चक्कर में है, तो आप कहें यार इस बॉदरेशन को खत्म करो, इसको पहले टर्मिनेट कर देते हैं, ताकि जो प्रोसेसर से चलने वाले सिस्टम है, जो प्रोसेस हैं, वो तो कम से कम डिस्टर्ब ना हो. सेलेक्टिंग अ विक्टिम मिनिमाइज कॉस्ट, के मिसाल के तौर पे ये चेक करें कि जो कॉस्ट है वो कम से कम कैसे जो है वो हो सकती है. कि मिसाल के तौर पे अगर आपने ज़्यादा प्रोसेस, ऐसी एल्गोरिथम है जो कि मिसाल के तौर पे 3 प्रोसेस का डेडलॉक क्रिएट हुआ और तीनों को ख़त्म कर दे, तो ये कॉस्ट ज़्यादा है. इसलिए कि पहले तो वो 3 प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा और फिर तीनों प्रोसेस को दोबारा फिर रिज्यूम करेगा, या वो प्रोसेस दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे, उनको हैंडल करेगा. तो ऐसी कॉस्ट जो है ये ज़्यादा है. तो ऐसा विक्टिम तलाश करें, ऐसा प्रोसेस जो है वो उसको टर्मिनेट करना चाहिए जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम से कम हो. रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट. कोशिश करें कि अगर आपने प्रोसेस को दोबारा रिस्टार्ट करना, रिज्यूम करना है, तो किसी ऐसी स्टेट पे उसको ला के ख़त्म किया जाए कि जो रिजम्पशन है या जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम हो. कि ऐसा पॉसिबल है कि एक प्रोसेस जो है वो मिसाल के तौर पे 75% एग्जीक्यूट हो चुका है, जस्ट 25% रिसोर्सेज और उसको चाहिए, और आप उसको उठा के बाहर मार दें. ठीक है. और नतीजा क्या हो कि जो 70% उसने एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली थी वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े. तो इसका मतलब है आपका जो डिसीजन है, जो आपका एल्गोरिथम है वो सही नहीं है. तो नतीजतन ऐसा हो सकता है कि एक और प्रोसेस है जिसकी अभी 50% एग्जीक्यूशन रहती है, तो बेहतर है फिर आप उसको खत्म करें ताकि उसको दोबारा से सारे रिसोर्सेज एलोकेट ना करने पड़े. तीसरी चीज जो आप ये ज़हन में रखेंगे रिकवरी के लिए वो है स्टारवेशन. सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम. ये ना हो
कि जब बार बार डेडलॉक आए तो आप हर दफा एक ही प्रोसेस को पकड़ के उठा के बाहर मारी जाए। एक प्रोसेस ए है, बी है, सी है, आपने डेडलॉक खत्म करना है, आपने ए प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, दोबारा फिर कहीं क्रिएट हुआ डेडलॉक, आपने दोबारा फिर ए को उठा के बाहर मारा, तीसरी दफा डेडलॉक क्रिएट हुआ, आपने फिर ए को बाहर मारा। तो अब क्या हो रहा है, ए बेचारे का क्या कसूर है, उसको आपने स्टारवेशन पे फाका कशी पे लगा दिया। तो आप दोनों का फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो है प्रोसेस जिसको आपने टर्मिनेट करना है वो हर दफा एक ही की बारी ना आती जाए, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म भी तो होनी ना बेचारे की। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपको रिकवरी के लिए फिर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये था ये आज का लेक्चर। सादिया, अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताओ। आज हमने डेडलॉक को डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब एक ही प्रोसेस जो है वो उसके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स पहले से मौजूद हो और वो किसी और की रिक्वेस्ट भी कर दे जो कि फर्दर किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में है या कब्जे में है। तो अगर ये साइकिल बन जाए तो ये चीज जो है ये डेडलॉक कहलाती है। और डेडलॉक जो है वो 4 कंडीशंस हैं जिनके एट ए टाइम होल्ड होने से जो है वो मार्जे वजूद में आता है। ठीक है, वो सिचुएशंस भी हमने देखी, ये वो 4 सिचुएशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। अगर ये तीनों एट ए टाइम अकर हो जाएं तो फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। कोई एक इनमें से हो या एक से ज्यादा हो तो फिर चांसेस होते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेडलॉक की तरफ जा रहा है, तो उससे पहले उसको सिचुएशन से निकाला जा सकता है। और हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। ये डेडलॉक की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है या सोर्सेज को एलोकेट करने में मदद देता है कि हम कैसे प्रॉपरली सोर्सेज को उसके इंस्टेंस क्रिएट करके प्रोसेसेस को एलोकेट करें और जो डेडलॉक है उसकी सिचुएशन से बचें। और डेडलॉक के जो 4-5 तरीके हैं कि डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक प्रिवेंशन है, और तीसरा था कि हम डेडलॉक क्रिएट होने दें, क्रिएट होने के बाद उस सिचुएशन से बाहर आएं। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं जिनकी मदद से उम्मीद है जो डेडलॉक का टॉपिक है वो आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई इशू है तो बताइए काइंडली, 10 मिनट है हमारे पास। सर जी सर, हेलो जी सर, जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर डेड लॉक है उसमें प्रोसेसेस जो है वो आ रहे हैं, सब आके डिलीट कर दें। तो क्या कहते हैं, डिले आ जाएगा और सिस्टम जो वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस को डिलीट करने से सर, प्रोसेस अभी हमारे पास आया है, इन बिटवीन एग्जीक्यूशन है, तो हम डेडलॉक को खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि आपने जैसे बताया कि हम प्रोसेस को उठा के सबको डिलीट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ऐसे करेंगे तो यूजर की डिमांड कैसे पूरी होगी जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की है प्रोसेस की। तो ऐसे अगर होता है तो फिर तो वो हमारा जो सिस्टम है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। नहीं, सिस्टम हैंग नहीं होगा। जस्ट उन जो प्रोसेस है जिनको उठा के मेमोरी से बाहर मारा है, उसने अबॉर्ट किया है या टर्मिनेट किया है, सिर्फ उनकी प्रोसेसिंग रुकेगी। सिस्टम जो आपका ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान में रखें कि 2 चीजें चल रही हैं। एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरा आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम यूजर की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस उसको कह रहे हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं जो उसकी अपनी वर्किंग है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसको नहीं छेड़ रहे। तो एक चीज आपके क्लियर होनी चाहिए कि प्रोसेसेस को मेमोरी से बाहर फेंकने से जो, क्योंकि हम यूजर के प्रोसेस की बात करें, इससे जो सिस्टम है वो हैंग नहीं होगा, सिस्टम तो चल रहा है। ठीक है, सिर्फ जो तो प्रोसेस सर हमने फिर मेमोरी से बाहर मारे अगर हैं हम उसको उठा के, मेमोरी से उनकी निकाल एग्जीक्यूशन देंगे रुकेगी, वो डिस्टर्ब होगी। तो क्या सर वो यूजर जो है वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस के लिए? ये डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिदम करता क्या है। जी उस्मान, एक सेकंड, आपका यूजर जो एल्गोरिदम है वो करता क्या है। मिसाल के तौर पे अगर तो उसने उसकी जो उसको टर्मिनेट कर दिया है प्रोसेस को, फिर तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मीडिया प्लेयर है और मेरा एंटीवायरस चल रहा है, तो इन दोनों का क्लैश आ गया किसी रिसोर्स पे, और
ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि जो मीडिया प्लेयर है वो इतना जरूरी नहीं है, एंटीवायरस चलता रहे, मीडिया प्लेयर को बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा उस प्रोसेस को, तो डेफिनेटली फिर वो जो है वो मेमोरी से निकल जाएगा और उसको दोबारा चलाना पड़ेगा मुझे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको एग्जीक्यूशन से हटा के वेटिंग स्टेट में डाल दे उस प्रोसेस को, तो फिर वो उसको मुझे दोबारा चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही जिस रिसोर्स के लिए उस रिक्वेस्ट गई थी, जिसकी वजह से